दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी पक्का दोस्त। मौसम गुलाबों के खिलने का था, गुलदाउदी के महकने का था। चमकते नारंगी गेंदे और बगल वाले सूरजमुखी के फूलों से बागीचे का हर कोना रंगीन था, सिवाय इस एक कोने के। वो कोना जिसमें मैं खड़ा था, मैं यानी नीम का पेड़। सारे फूलों की रंगीनियों से दूर उस सर्द मौसम में मेरी पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं, टहनियां सूनी हो चुकी थीं। जब भी हवा का कोई झोंका मुझसे होकर गुजरता, मेरी बची खुची पीली पत्तियों का कोई गुच्छा अपने साथ ले जाता और बागीचे में बिखेर देता। अपनी नाजुक हरी पत्तियों के बीच खिला गुलाब मुझे बहुत घूर कर देखता जब वो पत्तियां उसके गमले में जा ठहरती। अरे यार, इसे किसने लगाया यहाँ? वो अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहता तो गुलदाउदी से गेंदे तक हर कोई मुझे घूरने लग जाता। लेकिन मैं कभी दुखी नहीं होता अपनी इस उपेक्षा पर। मैं तो अपने ऊपर बैठे परिंदों को देखता, अपनी मोटी टहनियों के बीच टिके घोंसले में पलते चिड़िया के नन्हे बच्चों को देखता और वो चिलचिलाती गर्मी याद करता जिसमें सब मुरझाने लगते थे। तब एक मैं ही तो बचता था जो इस बागीचे का बागीचा होना बरकरार रख पाया। इन्हीं रोज वाली बातों के बीच आज भी दिन चढ़ाया था, लेकिन घर में कोई उठा नहीं था। मैं हमेशा से ही जल्दी जाग बैठता था और फिर सबके जागने का इंतजार करता रहता, खासकर अंशु का। उसके कारण ही तो मैं इस बागीचे का हिस्सा बन पाया था। छोटा सा अंशु अब 5 साल का हो गया था। उतना वक्त तो नहीं बिताता था मेरे पास, लेकिन हर सुबह उसका बागीचे में आकर बैठना वही काफ़ी था मेरे लिए। शायद अखबार वाले की साइकिल की घंटी ने प्रभात की आंखें खोल दी थीं। आंगन का दरवाज़ा खुला और वो बारामदे से होता हुआ अखबार उठा लाया। वो बागीचे की कुर्सी पर बैठकर उसे पढ़ने लगा। मैंने बारामदे की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अंशु नहीं आया अभी तक। यारे, तुम इतना अंशु अंशु क्यों करते हो? गुलाब के फूल ने मेरी बात से थोड़ा खींचते हुए कहा। अरे भाई, लंबी कहानी है इसके पीछे। मैं अब भी अंशु की राह देख रहा था। कहानी पेड़ की? गुलाब ने ठहाका लगाते हुए कहा और प्रभात की कुर्सी के अगल बगल वाले सारे फूल हंसने लगे। हाँ बिल्कुल, मेरी इस नीम के पेड़ की भी एक कहानी है। कहानी में कुनमुनाता एक कोमल मन है, इस सख्त छाल के पीछे छुपा मन, और सबसे खास अंशु है इस कहानी में। मेरे कहने के बाद सबका हंसना रुक गया। अब हमारी बातचीत से बेखबर प्रभात की आंखों में अखबार वाली कहानियां पढ़ने की उत्सुकता थी और उन तमाम छोटे छोटे रंगीन फूलों में इस पेड़ की कहानी सुनने की। शायद वो पहली बार सुनने जा रहे थे किसी नीम के पेड़ की कहानी। प्रभात अंशु के पापा की नज़रें अखबार में गड़ी थीं और उन तमाम फूलों की मुझ पर। मैंने उनकी पत्तियों पर उभरती बेचैनी को देखा और तुरंत अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मुझे प्रभात के पिता ने उसके जन्म पे लगाया था। प्रभात और मेरा बचपन साथ ही तो बीता था, लेकिन जब तक मैं बड़ा हुआ वो भी बड़ा हो चुका था। कभी ज़्यादा लगाव नहीं हुआ उसको मुझसे या मुझको उससे। हाँ, प्रभात के पिता जब तक जिंदा थे मुझे रोज़ पानी देते थे। अपनी किताबें भी मेरे पास बैठ के ही बाँचते रहते थे। गर्मियों की दोपहर में तो अपनी चारपाई मेरी छाँव में ही रखा करते और फिर पूरा दिन मेरे पास ही बैठे रहते थे। जब वो गुजरे तो मेरे पास एक लंबा चौड़ा खालीपन पसर गया था। मैं एकदम अकेला हो गया था। ये कहते हुए मैं थोड़ा उदास हो गया। फिर? गुलाब के फूल ने पूछा। फिर अंशु आया इस घर में। उसकी किलकारियों से घर की दीवारें ही नहीं, मैं भी खिल उठा था। बर्फ के फाहे जैसा छोटा सा अंशु बारामदे में रखे पालने में लटाया रहता था। जब मेरे ऊपर कोई कौवा या कोई चिड़िया आके बैठती और आवाज करती तो अंशु अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा लेता। मैं तो जैसे इंतजार करता था उन परिंदों की आवाज का या फिर उन हवाओं के झोंकों का।
मैं जरा सा हिलता तो अंशु अपने छोटे छोटे पैर पालने में चलाने लगता, मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगता। उसकी उस दूधिया मुस्कुराहट को देखने के लिए मैं थोड़ी सी हवा में भी झूम जाया करता था, अपनी टहनियों को जोर जोर से हिला दिया करता। लेकिन जैसे ही प्रभात या स्वाति में से कोई मुझको देखता, मैं वापस शांत हो जाता, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अंशु? गेंदे के फूल ने पूछा। अंशु की मुस्कुराहट तब भी बरकरार रहती और मेरी पत्तियों का उस पल थोड़ा और हरे रंग में डूबते जाना भी। मैंने कहा और उन पुराने दिनों की याद में अपनी पीली पत्तियों के झड़ने का दर्द एक पल के लिए जैसे भूल ही गया। गुड मॉर्निंग पापा, ये अंशु की आवाज थी। वो आंखें मसलता हुआ प्रभात के पास आकर बैठ गया। आज बड़ी देर से उठे बेटा? प्रभात ने उससे पूछा तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिया और अपनी मम्मी का इंतजार करने लगा। सब इंतजारों से परे उसके आते ही मेरी सुबह तो शहद में डूबती जा रही थी और गुलाब से लेकर गुलदाउदी तक सारे फूल मेरे उन सुनहरे दिनों की बातें सुनकर मुझसे रश्क किए जा रहे थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। गुनगुनी धूप वाली मेज के दोनों तरफ रखी कुर्सियों पर बैठे अंशु और प्रभात अपनी बातचीत में लग गए। मैं अब भी अपलक अंशु को देखता जा रहा था। हल्के बालों से ढके उसके होठों के बीच वो दूधिया मुस्कान तलाश रहा था मैं। अब आगे भी बताओ ना, सूरजमुखी के पीले फूल ने अपनी महीन आवाज में कहा तो मैं ठिठक गया। आगे वक्त दौड़ रहा था और उस वक्त के पीछे अंशु। वो पालने से निकलकर घुटनों के बल जमीन पर रेंगने लगा था। मुझे अब तक याद है वो बरसात वाला मौसम, जब अंशु के पैरों पे फंगल इन्फेक्शन हो गया था। मेरा छोटा सा अंशु कितनी तकलीफ में था तब। पूरी रात रोता रहता था। डॉक्टर से लेके दवाइयों तक कोई उसके दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। मैं एक नीम का पेड़ उसकी तकलीफ कम कर सकता था, लेकिन प्रभात और स्वाति तो जैसे भूल ही गए थे मेरा यहाँ होना। फिर तुमने क्या किया? गुलाब ने पहली बार चिंता भरी आवाज में पूछा। मैंने वो किया जो करना जरूरी था। अंशु बारामदे में या फिर आंगन में खेल रहा होता तो मैं अपनी हरी पत्तियां हवा के हवाले करके पूरे घर में हर कहीं बिखेर देता। वो पत्तियों के ऊपर से निकलता तो उसके पैरों पर पत्तियां चिपक जाती। स्वाति उसको देखते ही गोद में उठा लेती और फिर गंदे कर लिए पैर कहते हुए पत्तियों को उतारने की कोशिश करने लगती। लेकिन उसके रगड़ने से पत्तियों का रस और भी फैल जाता था। मैं रोज इसी तरह न जाने कितनी पत्तियां टहनियों से गिराता रहता और जाने अनजाने अंशु कुछ खुशनसीब पत्तियों पर से गुजरता रहता। यूं अपने शरीर का कोई हिस्सा खुद से अलग करके फेंक देना मुझे भी तकलीफ तो देता था, लेकिन अंशु के पैर दिनों दिन ठीक होते जा रहे थे। उसके ठीक होने की खुशी के आगे मुझे अपनी तकलीफ बहुत छोटी लगती थी। जब वो एकदम ठीक हो गया था तो पहली बार मुझे अपनी कड़वाहट प्यारी लगी थी। अरे कड़वे तो तुम हो ही, लेकिन कड़वाहट में कमाल भी है, आज पता लगा, गुलदाउदी के फूल ने कहा और बाकी सब ने उसकी बात पर हामी भर दी। ये लो बेटा, गटागट दूध पी लो। स्वाति ने अंशु के बालों में अपना हाथ घुमाया और एक कुर्सी सरकाकर वहीं बैठ गई। ठीक उस पल में मैं अपने उन दिनों को बताने के लिए बेचैन हो उठा जिनमें मैं भी अंशु को ठीक ऐसे ही सहला सकने का सुकून जिया करता था। बागीचे में बिखरी धूप उस हंसते खेलते परिवार की चाय वाली चुस्कियों से खिल उठी थी। धूप से चमकती बीती रात के निशान जैसी ओस की बूंदें
मुझसे लेकर फूलों तक सब पर ठहरी थीं और उन दिनों की कहानियां सुनने का इंतज़ार भी था। मैंने बिना किसी के सवाल का इंतज़ार किए बोलना शुरू किया। अंशु का बचपन मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे दिनों वाला समय है। वो कभी मोहल्ले के बच्चों के साथ, कभी अकेला मेरी छाँव में खेलता रहता। मैं हमेशा उसके प्यारे प्यारे खेलों का हिस्सा हुआ करता हूँ। कभी मेरे तने की ओट में छुप जाने का खेल, तो कभी मेरी निम्बोलियाँ चुन लेने का खेल, कभी मुझ पे झूला बनाने का खेल और कभी झूलते हुए मेरी ही टहनियों को पैर से छू लेने की होड़ वाला खेल। अंशु को खुश करने के लिए तो मैं खुद अपनी टहनियाँ थोड़ा नीचे झुका दिया करता था। ये मैं जीत गया, अंशु खुशी से चिल्लाता और मुझे मेरे झुकने पर भी गुमान होने लगता। ये कहते हुए मैं मुस्कुराने लगा। काश हम भी वो दिन देख पाते यार, गुलाब ने कहा। तुम आगे बताओ। गेंदे के फूल की सख्त आवाज आई और मैंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। अंशु 4-4.5 साल का होते होते मेरे पास खेलने के अलावा पार्क में खेलने जाने की भी जिद करने लगता। पार्क की घास पर लेटना, मेरे आसपास की मिट्टी पर खेलने से उसको ज्यादा ललचाने लगा था। एक दिन ये प्रभात ऑफिस से लौटा ही था कि अंशु ने जिद शुरू कर दी। पापा पार्क चलते हैं ना। बेटा आज घर पे ही खेलो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। प्रभात बरामदे में रखी आराम कुर्सी पर बैठा कह रहा था। आप रोज ऐसा ही कहते हो। अगर नहीं ले जाना होता तो घर पे गार्डन क्यों नहीं बना देते? मेरे सारे फ्रेंड्स के घर पे छोटा सा गार्डन है। छोटे से अंशु ने अब जब नई जिद शुरू की तो एक बार तो प्रभात ने उसको टाल दिया, लेकिन जब वो रूठ के अंदर चला गया तो प्रभात की नज़रें इस मेरे वाले कोने पे अटक गईं। आखिर एकमात्र खाली कोना यही तो था घर का। उस पल न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था उसकी नज़रों से। अपने आप पे आने वाले किसी बड़े खतरे जैसा डर, या फिर अपनी मौत के बिल्कुल पास होने जैसा डर। मैं अपने उस पुराने डर में डूब रहा था और सारे फूल एक ही सवाल लिए खड़े थे कि मेरा डर सही निकला कि गलत। मैं अपनी पत्तियों के इर्द गिर्द ठीक वैसा ही डर महसूस करते हुए बताने लगा, मेरा डर एकदम सही निकला। स्वाति, क्यों ना हम इस पेड़ को काट के यहाँ पे गार्डन एक्सपैंड कर लें? शाम के खाने के बाद छत पर टहलते हुए प्रभात ने स्वाति से कहा था। उसकी बात सुनते ही मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई थीं। गार्डन वाला आइडिया तो अच्छा है, पर पेड़ को क्यों काटना है? मुझे थोड़ी उम्मीद जगी जब स्वाति ने कहा, लेकिन वो भी प्रभात की बात ने अगले ही पल तोड़ दी। अरे कितनी जगह रोकता है ये, और फिर इसकी पत्तियों का कचरा, और इसकी छाया आएगी तो घास भी नहीं उग पाएगी। तुम भी तो कितनी परेशान होती हो इससे सर्दियों के मौसम में। इसको हटा के हम कितने फूल उगा लेंगे, या फिर अंशु के लिए झूला रखवा देंगे उस कोने में। हाँ ये भी ठीक है, स्वाति ने कहा था, और दोनों मुझे काटने की बात पर सहमत हो चुके थे। इसके बाद वो तो जाकर सो गए, लेकिन उस रात मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। हर पल अपने ऊपर चलने वाली कुल्हाड़ी का डर सताता रहा था मुझे। एक बार मेरी एक टहनी तूफान में टूटकर लटक गई थी। उसे अलग करते वक्त कुल्हाड़ी का दर्द झेला था मैंने, इसलिए अब हर पल यही सोच रहा था कि कैसे वो कुल्हाड़ी पहले मेरी टहनियों को एक एक करके काटेगी और मैं तने समेत दर्द में तड़पता रहूंगा। फिर जमीन के पास से मेरे तने को भी काट दिया जाएगा। मुझ में से खून नहीं निकलेगा, लेकिन चीखें जरूर निकलेंगी। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ दर्द में सनी हुई, कुल्हाड़ी के शोर में खोती हुई चीखें। पर उन्हें कोई सुनेगा नहीं। कुल्हाड़ी चलती रहेगी तब तक जब तक कि पूरा तना कटकर गिर न जाए। और मेरा दर्द तो तब भी खत्म नहीं होगा। मुझे छोड़ दिया जाएगा जमीन में धंसी जड़ों के साथ तड़पने को। मैं ना फिर कभी हरा हो पाऊंगा, ना ही पूरी तरह मर पाऊंगा। ये सब सोचकर मैं उस पूरी रात रोता रहा था। अपने दर्द से भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का था कि जिन लोगों को मैं अब तक जिंदगी दे रहा था, वही मुझसे मेरी जिंदगी छीनने वाले हैं, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। कहते कहते मेरी आंखें भर आईं। मैंने एक धुंधली नजर से उन फूलों की तरफ देखा। वो भी उदास हो चुके थे। उन सब फूलों के लिए भी मेरा डर जाना पहचाना ही था। आखिर वो भी अपनी टहनी से टूटकर किसी माला या फिर किसी हाथ में सजने तक वो दर्द कितनी ही बार तो झेलेंगे।
सारे फूल खामोशी से देख रहे थे। किसी के कुछ पूछे बिना ही मैं अंशु की तरफ देखकर बोलने लगा। अगली सुबह प्रभात ने अंशु को चहक कर बागीचे के बारे में बताया तो वो खुशी से उछलने लगा। मैंने गार्डनिंग वालों को फ़ोन कर दिया है, वो संडे को सारे फूल लेके आएंगे और फिर नीम को काट के हमारे अंशु का छोटा सा गार्डन बना देंगे। नीम को काट कर क्यों? 2 पल पहले उछलते कूदते अंशु की आवाज़ अब फीकी पड़ चुकी थी। अरे बेटा, गार्डन में क्या काम है इसका, तुम इसकी छोड़ो, फ्लावर्स की लिस्ट बनाओ, प्रभात ने कहा तो अंशु बहल गया। मुझे भी लगा कि अब तो कोई उम्मीद नहीं बची है। मैंने अंशु की आंखों में चमकती खुशी देखकर खुद को मना लिया था, लेकिन मैं गलत निकला। वो कैसे? गुलाब ने धीमी आवाज़ में पूछा। वो अंशु की वजह से। अंशु ज़्यादा कुछ समझता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपना मन मुझसे जोड़ रखा था। तभी तो मेरे कटने की बात सुन के वो उदास रहने लगा था। कितनी बार उसने प्रभात से कहा था कि पापा मत काटो ना इसे। प्रभात उसे बहला देता, लेकिन अंशु फिर उसी उदासी में आ बैठता। वो मेरे पास आता लेकिन खेलता नहीं था, बस घुटनों पे सर टिकाए बैठा रहता। मैं अक्सर अपनी टहनियों को झुकाकर उसे एक आखिरी बार सहलाना चाहता था, लेकिन जब ये नहीं कर पाता तो अपनी सबसे कोमल सी पत्ती गिरा देता जो उसके सर को हौले से छूती हुई निकल जाए। आखिरकार वो संडे भी आ गया था। अंशु सुबह से गुमसुम था। प्रभात से ये तक कह चुका था कि मुझे गार्डन ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रभात तो सिर्फ मुस्कुराकर टालता जा रहा था और मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और 2 आदमी भीतर आए। उनके पास फूलों की कलमें थीं और कुल्हाड़ी भी थी। प्रभात से बात करते हुए वो एकदम मेरे पास आ गए। उनमें से एक आदमी ने तो कुल्हाड़ी भी मुझ पर रख दी। मैंने आखिरी बार समझकर पूरे घर को देखा, अपने अंशु को देखा और हवा में उठी कुल्हाड़ी देखकर अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन तभी प्रभात की आवाज आई, रुको, और कुल्हाड़ी मेरे एकदम पास आकर रुक गई। हम इसे गार्डन में नहीं रख सकते क्या? प्रभात का दिल अंशु की उदासी देखकर पिघल चुका था। बिल्कुल रख सकते हैं साहब, कुल्हाड़ी वाले आदमी ने कहा और अंशु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बस फिर क्या था, तुम सबको यहाँ उगाकर ये सुंदर बागीचा भी बना और मैं भी इसका हिस्सा बन गया, मैंने कहा, और सारे फूल मेरी कहानी की हैप्पी एंडिंग पर मुस्कुराने लगे। मैं अब भी अपने जैसे अनगिनत पेड़ों के बारे में सोच रहा था जो खूबसूरत गार्डन बनाने के लिए काट दिए जाते हैं। काश कोई अंशु मेरी तरह उनको भी बचा लेता और दे देता अपने बागीचे का कोई कोना। आखिर हम पेड़ों में ही तो सबकी जिंदगी है और सारी खूबसूरती भी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।